ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस बारे आप तफसील दे रहे थे और पार्लियामेंट 5 रुकनी बेंच कह रहा है, जबकि अटॉर्नी जनरल फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। फाजिल जज साहिबान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करते चले अहम खबर से। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने दस्तावेजात जमा करा दी हैं और उसके बाद दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा तवक्को है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता गैर रस्मी राबिता हुआ। अदालत करार दे चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा देखा जाएगा। आपने दस्तावेजात जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। बिल की मंजूरी कौमी असम्बली में दी गई। बादशाह आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून साजी यानी पाकिस्तान के मुताबिक है। इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की पावर में ना कमी की गई ना इजाफा किया गया। और आज इसी ज़िम्न में अहम समाअत थी। दरखास्तें दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ। दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ और अब अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने दस्तावेजात जमा करा दी हैं और इसी ज़िम्न में अटॉर्नी जनरल ने कहा तवक्को है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाबिता गैर रस्मी तौर पर राबिता किया गया है। अदालत करार दे चुकी है इनका बुनियादी ढांचा मौजूद है। क्या रिमार्क्स दिए गए और सूरत हाल क्या रही, आमिर सईद अब्बासी हमें बताएंगे। जी आमिर। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें दायर की गई थी उस समाअत को 1.5 घंटे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया और ये कह दिया कि अभी इस मुकदमे की समाअत में बहुत वक्त दरकार है, लिहाजा आज ये समाअत तो मुकम्मल नहीं हो सकती, लिहाजा अब इसकी समाअत मुलतवी की जाती है। ये कहा गया कि इस बेंच के एक रुकन जो है वो आइंदा कुछ रोज़ तक दस्तयाब नहीं होंगे, लिहाजा इसकी तारीख का ऐलान तो बाद में किया जाएगा, लेकिन मिनिमम 3 हफ्ते तक अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जब समाअत की तो इस मौके के ऊपर सबसे पहले वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और उन्होंने अपनी उस दरख्वास्त जो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे इसके ऊपर दलाइल शुरू किए। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि ये मुकदमा एक कानून साजी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करने जा रही है, जिसमें 2 जो बुनियादी तौर के ऊपर रियासत के सतून हैं उन दोनों के इख्तियारात और उनकी कॉम्पिटेंस का सवाल है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे। इस मौके के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने अहम रिमार्क्स दिए और सवालात किए और ये कहा कि क्या यूँ बहुत से कवानीन के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, वो अदालतों में दायर होते हैं, हाई कोर्ट्स में टेकअप होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके ऊपर दरखास्तें आती हैं, क्या हर कानून से मुतल्लिक जब मुकदमा आएगा तो उसके लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा? यूँ एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और यूँ अगर फुल कोर्ट बेंचेस तश्कील देना शुरू कर दिए तो लाहौर हाई कोर्ट के 60 जजेस हैं, सिंध हाई कोर्ट के 40 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस होंगे, तो यूँ तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और आए रोज़ कानून साजी चैलेंज होती रहती है। इस मौके के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने भी फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी और उन्होंने भी ये कहा कि ये मामला क्योंकि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक तनाज़े का है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि ये अहम आइनी सवाल है कि क्या पार्लियामेंट का इस्तेहकार था या नहीं, कि वो ये कानून साजी कर सकते थे या नहीं, और कॉम्पिटेंस का मामला है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच इस मुकदमे को सुनकर फैसला करे। ताहम इस मौके के ऊपर आज 1.5 घंटे की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने अब इस समाअत को मुलतवी किया है। बुनियादी तौर के ऊपर जो अहम सवालात थे वो ये थे कि बेंच की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि वो कौन सी रेड लाइन होगी या वो कौन सी लाइन होगी ड्रॉ करनी होगी जहां से हम ये तय कर सकेंगे कि कौन से मुकदमात हैं जिनके लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना ज़रूरी है। इस मौके के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि जो कानून साजी की गई है उसमें यह कहा गया कि जब भी कोई कानून से मुतल्लिक चैलेंज किया जाएगा मामला तो मिनिमम 5 जजेस उसको सुनेंगे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहाँ पर 8 जजेस सुन रहे हैं, क्या आप पार्लियामेंट के उस मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए? क्योंकि कानून साजी के अंदर पार्लियामेंट ने खुद ये कहा कि जब भी कोई कानून से मुतल्लिक मुकदमा होगा तो वो मिनिमम 5 रुकनी बेंच सुनेगा, तो यहाँ पर 8 रुकनी जजेस जो हैं वो सुन रहे हैं। लिहाजा ये एतराज़ समझ से बालातर है
क्योंकि ये कह देना कि इसके लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए ये मुनासिब नहीं है। साथ में ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि यहाँ सिर्फ एक कानून साजी का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर दो इदारों के इख्तियारात का मामला है। यहाँ पर एक इदारा जब एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे इदारे को की कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए जब अदलिया ये चेक करने जा रही है कि क्या पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकता था या नहीं कर सकता था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए और तमाम जजेस की राय इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का महज मामला नहीं है, बल्कि एक जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, एक शख्स के पास जो इख्तियारात हैं उनको स्ट्रक्चर्ड किया गया है, उनको स्ट्रक्चर्ड में लाया गया है इस कानून साजी के ज़रिए, और इससे सिर्फ कोई एक चीफ जस्टिस या एक शख्स इससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि इससे तमाम जजेस इफ़ेक्ट होंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इसमें दीगर भी जजेस को शामिल किया जाना ज़रूरी है और फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। इस मौके के ऊपर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा मामला है ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन का केस है और इसमें पहली मरतबा ये मामला सामने आया है कि अगर कानून साजी की जाए और वो कानून साजी कानून बनने से पहले ही उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए, ये अपनी नौयत का एक पहला मामला है। लिहाजा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बेंच ही तश्कील दे। ताहम इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो पहला स्टे ऑर्डर दिया गया था, रोका गया था इस कानून को कानून पर अमल दरामद से, उसमें जो अदलिया है उसने बादी नज़र में ये कहा कि ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर कदगन है। तो ये कहा गया कि इससे, क्योंकि पार्लियामेंट के इख्तियारात से मुतल्लिक भी अहम मामलात को अदालत टेकअप कर रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बेंच ही तश्कील दिया जाए। ताहम इस मौके के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जहाँ पर इस मामलात के ऊपर क्या ऐसा हो सकता है कि जो बेंच के दीगर जजेस हैं वो चीफ जस्टिस को हुक्म दें कि आप ये बेंच बना दें या ये बेंच बना दें, ये कैसे हो सकता है? ये वो सवाल था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इंतज़ामी तौर पर तो ये इस्तदा कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, लेकिन एक तहरीरी दरख्वास्त के तहत कैसे, अगर 8 जजेस हैं एक बेंच में बैठे, वो कैसे अपने चीफ जस्टिस को ये हुक्म दे सकते हैं कि आप फुल कोर्ट बेंच बना दें? ये बुनियादी तौर के ऊपर ये जो प्रेयर है इस दरख्वास्त की वही दुरुस्त नहीं है, आप इस पर नज़रसानी करें। तो हम अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि क्योंकि इस पूरे मामले के ऊपर अदलिया पार्लियामेंट के कॉम्पिटेंस के ऊपर और उसके इख्तियार के ऊपर सवालात उठा रही है और उसको चेक कर रही है कि क्या पार्लियामेंट का ये इस्तेहकाक था या नहीं कि वो ये कानून साजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का ये इस्तेहकाक था या नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है कि एक अबहाम की निशानदही भी की गई थी, इस बारे आपसे बात करेंगे, लेकिन बराह रास्त लिए चलते हैं। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोर्ट का अक्सरियती बेंच है, यानी 15 में से 8 जजेस बैठ के ये केस सुन रहे हैं। उनके सामने एक और अजीबोगरीब जो है वो दरख्वास्त दायर की गई हुकूमत की तरफ से, जिसमें कहा गया कि नहीं जी 15 में से 8 जज काफ़ी नहीं है, सारे जज बैठ के ये केस सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है केस में कि 3 जज जो फैसला कर दें वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? सो अटॉर्नी जनरल के पास भी और नून लीग का जो वकील है उसके पास कोई जवाब नहीं थे आज, जिस तरह से जज साहिबान ने उन्हें सवाल किया और जो इसके ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उस खरगोश की मानंद थे जो कि फ्लड लाइट में आ जाता है। जब शिकारी जाता है ना शिकार करने, तो वो फ्लड लाइट डालते हैं तो वो खरगोश वहीं आंखें बंद करके बैठ जाता है। तो आज ये जो हुकूमती वकला हैं उनका यही हाल था। हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट में और मीडिया में हुकूमत की लाइन बड़ी मुख्तलिफ है उससे जो कि वो यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे आके वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ पे जजों को अहकामात की तामील की बात भी की जाती है। आज सुबह मैं देख रहा था मीडिया पे कि जी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी आपको वो सारा रिकॉर्ड कल सुबह मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप डर क्यों रहे? जब आपने बयान दिए हैं तो आप उस पर कायम रहें। आप सुप्रीम कोर्ट में आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपकी और जो है वो पोजीशन है, मीडिया के ऊपर आपकी और पोजीशन है। तो आप एक पोजीशन ले लें, जो भी आपने पोजीशन लेनी है।
और हम तो ज़ाहिर चाहेंगे कि आप आइन और कानून के मुताबिक पोजीशन लें। सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देने से हुकूमत नहीं चल सकती। ये जो हुकूमत का ख्याल है ना कि वो चीफ जस्टिस को और जजेस को इनको बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट के इदारे को बंद कर देगी और फिर वो अकेले गलियां ओजन सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे की तरह हुकूमत करेगी, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। और इस वक्त जो एक महाज आराई बनाई है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही तबाह बर्बाद हो गई है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का हाल आपने देख लिया। जो बिलावल भुट्टो इंडिया गए, बग़ैर सोचे समझे मुंह उठा के चले गए और वहाँ पे जो बेइज्जती करवाई उन्होंने अपनी भी और पाकिस्तान की भी। आज जो दूसरा इवेंट है जहाँ सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है दुनिया के इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को, वहाँ पे हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद हैं, पाकिस्तान वहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त बादशाह साहब की जो कोरोनेशन है उसमें पहुँचे हुए हैं और मकसद सिर्फ ये है कि अपने भाई के साथ वक्त गुजार सकें, जो कि मफरूर है और पाकिस्तान नहीं आ सकते। सो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनमें आप देख लें कि हमारी इस वक्त फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है। हम दुनिया में अकेले खड़े हुए हैं। मईशत की हमारी तबाही उतार दी है इन्होंने। हर आदमी जो 20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक कमाने वाले शख्स की कमर तोड़ दी गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है। उसके ऊपर सिर्फ 8, 10, 15 लोग अपनी कुर्सियों से चिमटे रहने के लिए तमाम इक़दामात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने बहुत अहम पैगाम दिया है। उन्होंने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का पैगाम दिया है और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शनों से आ सकती है जब पाकिस्तान के लोगों को आप ये मौका दें कि वो अपने हुक्मरान चूज़ करें। आज पाकिस्तान की 75% आबादी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट्स के अंडर है, नामज़द हुकूमतों के अंडर है जो गैर आइनी है। इंशाअल्लाह जब भी हमें मौका मिला, CM पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे, क्योंकि 90 दिनों के बाद आप जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चेक्स जारी कर रहे हैं, ये सारे इनके पर्सनल अकाउंट से जो है वो निकलने हैं। इनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि ये हुकूमत करें। इन्हें खुद इनमें थोड़ी सी गैरत होती है, खुद रिज़ाइन कर देते, लेकिन यहाँ तो वजारतें ही पैसे दे के ली गई हैं। करोड़ों रुपए से तो आप जो है यहाँ पे वज़ीर बने हैं। ज़रा लिस्ट निकलवाएं पंजाब की काबीना में कौन कौन लोग शामिल हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन लोग शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कौन है और ये कैसे लगे हैं। ये सारे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं और कैसे हुकूमत कर रहे हैं। इन तमाम लोगों पर इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की जब भी वक्त बदलता है, हुकूमत अवाम की हुकूमत आएगी, इन्हें अवाम को जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक इमरान खान के ऊपर जो बार बार बात की जा रही है कि उन्होंने क्यों कहा जी कि तफ्तीश की जाए एक मेजर जनरल साहब से भी। सवाल ये है कि जब आपके ऊपर ये कहा जाता है कि आप एक शक का इजहार करेंगे, तफ्तीश होती है। मरियम नवाज़ ने एक सिटिंग ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनके ऊपर शिकायत की, बिलावल भुट्टो ने उनको हटा दिया गया। उस वक़्त के DGC को PMLN की शिकायत के ऊपर हटा दिया गया। और यही तरीका होता है, आपने दूसरों को मुतमईन करना होता है। अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस इल्ज़ाम को रीट्रेट ना किया जाए, बात ही ना की जाए। उस इल्ज़ाम की तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए और ये इत्मीनान होना चाहिए कि आप बेगुनाह हैं। तरीक़ाकार ये होगा, तरीक़ाकार ये नहीं होगा कि कोई सवाल ही ना करे, कोई बात ही ना करे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये मामलात को उलझाया जा रहा है, पाकिस्तान इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर बहैसियत रियासत सफ़र कर रहा है। चंद लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को छोड़ दिया गया है और ये मामला पाकिस्तान की बदतरीन मुआशी और सियासी और समाजी और ख़ारजी पॉलिसी की सूरत में निकल रहा है।
शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि आपने मोहसिन नकवी के हवाले से कहा कि 90 दिन से आगे हुकूमत गई है, वो गैर आईनी है, और अगर आप हुकूमत में आए तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा की एडवाइस के ऊपर असम्बली तोड़वाई, तो क्या एक अस्करी इदारे के सरबराह की एडवाइस के ऊपर आप समझते हैं कि वो सियासत में मुलव्वस है, उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 कायम करें? सही बात है। देखिए, आपने क्लासिक सवाल किया है बगैर सुने इमरान खान का इंटरव्यू, और प्रॉब्लम यही हो जाती है कि जब आप अपनी सहाफ़त सुनी सुनाई बातों के ऊपर बनाते हैं। मसला ये है, इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने यह कहा था कि जो PMLN की लीडरशिप है वो सारी कह रही थी कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, नए इलेक्शन हो जाएंगे। इवन जनरल बाजवा साहब जो हैं, जब उन्हें मिले, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप असम्बलियाँ तोड़ दें तो नए इलेक्शन की तरफ जाना आसान हो जाएगा। और ये कंसेंसस, क्यों ये कंसेंसस था मुल्क में? आइन का आर्टिकल 224 वाज़े है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है असम्बलियाँ टूटेंगी, 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। लिहाजा आइन, उस जो आइनी माहिरीन